हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कि फ़ोन सर्विस पर जब भी कोई जाता है तो के लिए उसको लीव, सैलरी और पेंशन का कंट्रीब्यूशन देना होता है। तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आइए देखते हैं कि फ़ोन सर्विस होती क्या है। फ़ोन सर्विस में आप चले गए और आपको अगर जो पे मिलती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूटी यूनियन टेरिटरी, इनके अलावा किसी और सोर्स से मिलती है तो वो फ़ोन सर्विस काउंट होगी। मान लो आप किसी पीएसयू में जाते हो जिनमें जो आपको पेमेंट मिलती है वो इन तीन फंड, इस फंड के अलावा किसी और सोर्स से मिलती है तो वो फ़ोन सर्विस में काउंट होगी। ठीक है। जब आप फ़ोन सर्विस में जाते हो तो आपको पेंशन के लिए भी कंट्रीब्यूशन देना होता है अपने पेरेंट डिपार्टमेंट को। ठीक है। और लीव सैलरी का भी कंट्रीब्यूशन देना होता है पेरेंट डिपार्टमेंट को। ये आप भी दे सकते हैं। अगर आप फोन सर्विस पे जा रहे हैं तो ये आप भी डिपॉजिट करा सकते हैं या आपका जो एम्प्लॉयर है, फॉरेन एम्प्लॉयर है, वो भी डिपॉजिट करा सकता है इसको। लेकिन ये डिपॉजिट क्यों कराना होता है? इसका रीज़न ये है कि जब आप रिटायर होंगे तो आपको पेंशन तो फॉरेन एम्प्लॉयर नहीं देगा। आपको पेंशन जो है वो आपका पेरेंट डिपार्टमेंट देगा, जो आपका एक्चुअल में जिसने आपने रिक्रूटमेंट किया है, ज्वाइन किया था। आपका जो पेरेंट डिपार्टमेंट है वही आपको पेंशन देगा। और आपको पता है कि आपको 300 दिन का लीव इनकैशमेंट भी मिलता है रिटायरमेंट के टाइम पे, तो वो भी आपका पेरेंट डिपार्टमेंट ही देता है। और वो किस लिए देता है आपको? क्योंकि आपने उस डिपार्टमेंट को सर्विस दी है, 30 साल 50 साल जो भी है, आपने उस डिपार्टमेंट को सर्विस दी है। लेकिन बीच में अगर आप 4-5 साल फोन सर्विस में चले जाते हो तो वो सर्विस का फायदा तो पेरेंट डिपार्टमेंट ने उठाया ही नहीं, तो उस चीज़ के लिए वो आपको पेंशन या लीव सैलरी क्यों दें? इसलिए वो गवर्नमेंट बोलती है कि भाई जितना आप सर्विस ले रहे हैं इनसे तो उसके लिए आप हमें कंट्रीब्यूशन दीजिए। ठीक है। उसके लिए एक सेपरेट कैलकुलेशन है, वो हम देख लेंगे कि कैसे, किस बेस पे कितना अमाउंट देना होता है, कैलकुलेट होता है, वो बाद में देखेंगे। बट गवर्नमेंट बोलती है कि भाई, पेरेंट डिपार्टमेंट बोलता है कि आपको हमें इतना पैसा देना होगा कि आप हमारे एम्प्लॉय की सर्विस ले रहे हो, क्योंकि फ्यूचर में हमें से पेंशन और लीव सैलरी भी देनी है। ठीक है। ठीक है, एम्प्लॉयर बोलता है ठीक है जी, हम दे देंगे आपको इसकी सर्विस के एवज में। लेकिन फोन सर्विस पे जब तक आपका बंदा रहेगा उस टाइम पे अगर ये कोई लीव अवेल करता है तो उस लीव के दौरान तो हमने इसकी सर्विस ली नहीं, तो हम उसका पैसा भी नहीं देंगे, क्योंकि आपने हमसे पैसा मांगा है इसकी सर्विस के एवज में। ठीक है। ये हमें सर्विस दे रहा है, उसके लिए हम आपको पेंशन और सैलरी का कंट्रीब्यूशन, लीव सैलरी का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। ठीक है। लेकिन अगर ये लीव पे रहता है तो उस टाइम पे तो हमने इसकी सर्विस अवेल की ही नहीं ड्यूरिंग लीव, तो उस टाइम का हम आपको कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे जिस टाइम पे ये लीव पे रहेगा। ठीक है। सो नॉट पेड फॉर द पीरियड ऑफ लीव टेकन वाइल इन फॉरेन सर्विस। ठीक है। अगर फोन सर्विस में वो 5 दिन, 20 दिन, 50 दिन की ईएल पे रहता है तो उस टाइम के दौरान का कंट्रीब्यूशन नहीं दिया जाएगा। आगे हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या है, कैलकुलेशन में कैसे इसका इफेक्ट होता है। ठीक है। अब देखते हैं कि किस एक रेट इशू की गई है कि इतने रेट पे हम मंथली कंट्रीब्यूशन लेंगे पेंशन का। ठीक है। वो रेट्स क्या हैं? अगर आप ओल्ड पेंशन स्कीम के अंडर आते हो तो वो रेट है आपकी 14% एंड 18%। 31/3/2019 तक तो आपका 14% रहेगा और उसके बाद आपका 18% हो जाएगा ये रेट। ये 4% इसलिए बढ़ा है क्योंकि एनपीएस का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया था इस टाइम से गवर्नमेंट का, उसका इफेक्ट इस पर भी पड़ा है। वो छोड़िए क्यों है, आप इस चीज़ को याद रखिए कि 31/3/2019 तक तो 14% था और 1/4/2019 के बाद ये 18% हो गया है। अगर आप एनपीएस में हो तो यही परसेंटेज हो जाएगा 24%, और 19 अप्रैल 19 के बाद हो जाएगा 28%। ये 24% का बाइफर्केशन क्या है? 10% तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जाता है एनपीएस पे। ठीक है। 10% गवर्नमेंट का जाता था, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जाता था, और 4% ग्रेजुएटी के लिए, ये हो गया 24%। लेकिन 1 अप्रैल 2019 से जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है एनपीएस में वो 14% कर दिया। तो 10% एम्प्लॉय का, 14% एम्प्लॉयर का, 24% और 4% ग्रेजुएटी के लिए, तो ये हो गया 28%। ठीक है। ये रेट्स हैं मंथली कंट्रीब्यूशन के कि इस रेट पे आपको कंट्रीब्यूट करना होगा। ये परसेंटेज किसका है, कितने, किस सैलरी का होगा, किस पे का होगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे पॉइंट ये है जानने के लिए कि इससे पहले ये नहीं होता था रेट्स। हम देखेंगे इससे पहले कैम में क्या था। जो रेट ऑफ पेंशन कंट्रीब्यूशन है वो इस 1982 का एक ओएम है, उसके एनेक्जर के हिसाब से कंट्रीब्यूशन होता था। वो क्या कहता है, ये रहा वो एनेक्जर। उसमें कहता है कितने साल की आपने सर्विस करी है। ये सर्विस है, अगर 1 साल से कम है तो इतने परसेंट है, 4 से 5 साल की सर्विस है तो 9% है। और डिपेंड करता है आप किस ग्रुप में हैं।
अगर आप ग्रुप ए में हैं और 6 साल 5 से 6 साल के बीच की सर्विस है तो 10% है। वही आप ग्रुप बी में हैं तो 8%, ग्रुप सी में है 7%, ग्रुप डी में 6%, क्योंकि लास्ट में इनको पेंशन भी तो कम मिलती है तो इनका परसेंटेज भी कम है कंट्रीब्यूशन का। ठीक है, ये होता था एक एक 2016 तक, ऐसे ही रेट कंट्रीब्यूट किए जाते थे कि कितना रेट लेंगे, वो इस टेबल से कैलकुलेट होता था। लेकिन अभी क्या किया, 2021 में 2020 में अक्टूबर 2020 में एक ओएम डीओपीटी से कि जो ये रेट जो फिक्स कर दी 14% करी है 31/3/2019 तक, उसके बाद करी है 18%, ये रेट फिक्स कर दी गई है। तो काफ़ी इजी बना दिया है कंट्रीब्यूशन को। पहले ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स था कि इस टेबल में हमें देखना पड़ता था कि कितना परसेंट हमें काउंट करना है, बट इस केस में इन्होंने क्या किया है, रेट को फिक्स कर दिया है 14% एंड 18% फ्रॉम 1/4। और ये अमेंडमेंट हमारा फिर कैन में अमेंडमेंट भी हो गया है इसका, कि ये हम रेट्स लेंगे पैसे कंट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, तो ये देखते हैं हमारे टेबल पे, तो ये रेट्स होगी हमारी पैसे कंट्रीब्यूशन के लिए, ये रेट हम लेंगे। और लीव सैलरी के लिए जो है वो फिक्स रेट है 11% का। ठीक है, ये 11% किस चीज़ का है, 14% किसी परसेंटेज तो है, लेकिन किस चीज़ पे है, बेसिक पे पे है, पैन कार्ड की पे है, फोन सर्विस की पे है, वो हम आगे का जब हम कैलकुलेशन करेंगे तब हम देखेंगे कि ये परसेंटेज किस पे का है। ठीक है, तो ये देखते हैं पहले मंथली पेंशन कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट होता है वो हम देखेंगे। अमाउंट ऑफ मंथली पेंशन क्या होगा, जो पे है आपकी उसका 14%, 1/4/2019 के बाद 18%। और ये पे क्या है, पे फॉर दिस पर्पज है बेसिक पे प्लस डीए। और बेसिक पे कौन सी लेनी है हमें, जो पेरेंट कैडर में आपकी पे है। अगर आप फोन सर्विस पे नहीं जाते इस टाइम पे तो पेरेंट कैडर पे आपकी पे क्या होती, उस पे ही हम कैलकुलेट करेंगे। यानी कि फोन सर्विस पे आपको क्या पे मिल रही है उससे पेंशन कंट्रीब्यूशन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो आपकी पेरेंट कैडर में पे थी फोन सर्विस पे जाने के पहले और ड्यूरिंग फोन सर्विस भी आपकी पेरेंट कैडर में सब्सटेंशियल पे तो चलती रहती है, तो वो क्या पे है, उस बेसिक पे पे ही आपका प्लस डीए पे आपका पेंशन कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट होता है। एग्जाम्पल पे देखते हैं, पेन पेन कैडर है आपका लेवल 6 में 43,600 ऑन 1/4/2017 को, डीएनआई है आपकी जुलाई 17 आएगा यहाँ पे। ठीक है, हर जुलाई है तो जुलाई यहाँ पे आएगा 17। ठीक है, जुलाई 17 को आपका डीएनआई है। आपको डेपुटेशन फोन सर्विस पे डेपुटेशन भी भेजते हैं हम 1/5/2017 को। ठीक है, लेवल 8 में। और आपने पे फिक्स किया, आप डेप्रेशन अलाउंस नहीं ले रहे, आप लेवल 8 की पे लेना आपने ऑप्ट किया है, फोन सर्विस में जो पे है वो आपने ऑप्ट किया। तो व्हाट विल बी मंथली पेंशन कंट्रीब्यूशन। ठीक है, हम देखते हैं कि मई मंथ के आपकी मंथली पेंशन कंट्रीब्यूशन क्या होगा। तो पहले तो आपकी पे देखते हैं, सब्सटेंशियल पे कितनी थी 1/5/17 को 43,600, और फोन सर्विस पे कितनी थी लेवल 8 में 47,600। कैसे पे फिक्स करते हैं, हम एक इंक्रीमेंट देंगे 44,900, उसको इस पे में फिक्स करेंगे। हालांकि 44,900 तो यहाँ पे नहीं है और मिनिमम पे ही 47,600 है, तो 47,600 आपकी फोन सर्विस में पे आ गई। बट जब भी हम पेंशन कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो फोन सर्विस से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा काम केवल सब्सटेंशियल पे से है जो कि है 43,600। ठीक है, अब हम देखेंगे कि डीए कितना था उस टाइम पे। तो आपका डीए है उस टाइम पे 4%। ठीक है, जनवरी से जुलाई 17 के बीच में था, जनवरी से जून तक था 4%, जुलाई में 5% हो गया था, तो ये मई में कितना था 4%। तो आइए कैलकुलेशन देखते हैं क्या होगा। पे क्या थी आपकी, पे फॉर दिस पर्पज थी बेसिक पे यानी 43,600 प्लस डीएम, ये कितना 4%, तो आपकी पे आ गई 45,344। ठीक है, तो पेंशन कंट्रीब्यूशन कितना हो गया इस पे का 14%, क्योंकि 31/3/2019 तक तो का 14% कंट्रीब्यूशन होता था, तो इस पे का 14% आएगा 43,634.16। अगर 50 पैसे या उससे ज़्यादा है तो यहाँ पे 1 रुपया बढ़ा देंगे, अगर उससे कम है तो इग्नोर कर देंगे, तो ये आ जाएगा 46348। तो इतना एक महीने का कंट्रीब्यूशन मिलेगा जो एम्प्लॉयर या खुद एम्प्लॉय अपने पेरेंट डिपार्टमेंट को जमा कराएगा पैसा। ठीक है, ये मंथली जमा नहीं होता, फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के विद इन 15 दिन के अंदर अंदर आपको पूरा जमा कराना होता है एक साथ। मान लीजिए आपने जैसे मई 17 में ज्वाइन किया है तो अप्रैल 18 में 15 अप्रैल 2018 तक आपको ये जमा कराना है। 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में आपको ये जमा कराना होता है, सारा जोड़ के पूरा साल का जितना भी होगा उतना जोड़ के इसको जमा कराना होगा। ठीक है, मंथली हम जमा नहीं कराते, लेकिन राउंड ऑफ जो है वो हम मंथली कर देते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। एक एग्जांपल और देखते हैं हम। इस केस में क्या है, अब जून में उस बंदे ने ले ली ईएल,
ठीक है। 1 जून 2017 से अभी भी वो फॉरेन सर्विस में ही है, और फॉरेन सर्विस में रहते हुए ही उसने 1 जून से 14 जून तक की उसने लीव ले ली। तो जून मंथ का कंट्रीब्यूशन क्या होगा? अब पे देखेंगे हम। 1/5/17 को 43,600, जून में भी इतना ही रहेगा क्योंकि इंक्रीमेंट तो जुलाई 17 में लगना था, तो तब तक तो पे हमारी 43,600 ही रहेगी। ठीक है। फोन सर्विस से हमें कोई मतलब नहीं है कितनी पे उठा रहा है वो, बात करते हैं इस पे की। ठीक है। डी अब डीए कितना है? जून में भी डीए 4% है, तो आपकी पे कितनी हो जाएगी? 43,600 प्लस इसमें 4% जोड़ेंगे तो 45,344, ये आपकी पे हो गई। ठीक है। अगर पूरे जून मंथ की बात करेंगे तो आपका कंट्रीब्यूशन आएगा 6,348.16, जो मई का आया था वही जून का आएगा, क्योंकि कुछ चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे भी सेम है और डीए भी सेम है। ठीक है, इतना आ गया। लेकिन फॉरेन एम्प्लॉयर ने पहले ही कहा था कि जितना आपका जो एम्प्लॉय छुट्टी पर रहेगा उस दिन का कंट्रीब्यूशन मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने उसकी सर्विस अवेल ही नहीं की। अभी 14 दिन की सर्विस तो हमने अवेल नहीं की। ठीक है, हमने अवेल की है केवल 16 दिन की सर्विस अपने जून में। तो जून में ये था पूरे महीने का। जून में कितने दिन होते हैं? 30 दिन का महीना होता है जून का। तो 16 दिन की सर्विस उसने की है, तो हम जून का कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे? केवल 16 दिन का लेंगे उससे। 6348.16 डिवाइड बाई 30, ये आ गया। राउंड ऑफ करेंगे, देखो 50 पैसे से ज़्यादा है तो 1 पैसा 1 रुपया बढ़ जाएगा यहाँ पे 33,600, तो केवल 16 दिन का ही कंट्रीब्यूशन करेगा। अगर छुट्टी नहीं लेता बंदा तो 6348 इतना अमाउंट मिलता, छुट्टी ले लिया तो इतना अमाउंट ही कंट्रीब्यूट करेगा एम्प्लॉयर। फॉरेन एम्प्लॉयर हमें इतना अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है। अब एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल देखते हैं कि कैसे एक्चुअल में एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि वो काफ़ी लेंथी होता है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अब कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, वो लेवल 6 में है। ठीक है। 1/4/2017 को 1/7/17 को उसका डीएनआई है। 1/4/17 को वो लेवल 8 में जाता है डेपुटेशन पे, फोन सर्विस में। ठीक है। परफॉर्मा प्रमोशन मिल जाता है लेवल 9 में। ठीक है, तो उस टाइम पे 5% ड्रा करता है। पहले तो लेवल 8 में पे फिक्स कराता है, लेकिन जब उसको परफॉर्मा प्रमोशन मिलता है तो वो ऑप्ट करता है कि मुझे डेप्रेशन अलाउंस दिया जाए और मैं पे लेवल 9 की पे उठाऊंगा, यानी कि पैरेंट कैडर प्लस डेप्रेशन अलाउंस की पे लूंगा, ना कि फोन सर्विस के लेवल की पे लूंगा। ठीक है, ये तो ऑप्शन होता है हर एम्प्लॉय के पास कि उसको कौन सी पे लेनी है। ठीक है। इस बीच वो ईएल भी लेता है और कंप्यूटर लीव भी लेता है 46 डेज की। ठीक है। और 31/8/2019 को वापस आ जाता है, पैन कैडर में ज्वाइन कर लेता है, यानी कि 30/8/2019 तक ही उसने काम किया है। ठीक है, ये हमारी इंपोर्टेंट डेज है। पीरियड फ्रॉम सर्विस क्या है? 1/4/2017 को गया है और 31 को तो ज्वाइन कर लिया, तो 30/8/2019 तक ही उसका पीरियड है फोन सर्विस का। ठीक है। आइए पे फिक्स करते हैं। इस दौरान जो पीरियड ऑफ फोन सर्विस है, इस दौरान उसकी पे क्या होगी पे एंड कैडर में, वो चेक करते हैं। देखिए, 1/4/17 को पे कितनी थी? 43,600 रह गया था ना, ये 43,600। जुलाई में इंक्रीमेंट है तो 1/7/17 को पे हो जाएगी 44,900। हमारा परफॉर्मेंस क्या होता है? परफॉर्मा प्रमोशन वो होते हैं, मान लीजिए आप डेपुटेशन पे गए हुए हो, डेपुटेशन पे हो या फोन सर्विस पे हो आप, तो और आपके पैंट कैडर में एक आपकी जो प्रमोशन आ गया, आप एक हायर लेवल पे या किसी भी हायर डेजिग्नेशन हायर हायरार्की में आपका प्रमोशन, आप एलिजिबल हो गए प्रमोशन के लिए, लेकिन वो प्रमोशन आपके जूनियर को दे दिया गया है क्योंकि आप फोन सर्विस पे थे। तो इसका मतलब ये है कि आपका वो जो राइट है प्रमोशन का, वो नहीं छीना जाएगा आपसे, अगर आप फोन सर्विस पे या डेपुटेशन पे हो तो भी। जिस दिन से आपके जूनियर को प्रमोट किया गया है, उसी दिन से आपको भी प्रमोट मान लिया जाएगा। मान लीजिए 1/2/2018 को आपका जूनियर प्रमोट हो गया लेवल 9 में, होना था आपको, लेकिन आप तो फोन सर्विस पे हो, आप पैन कार्ड में अवेलेबल नहीं हो, इस वजह से आपके जूनियर को प्रमोट कर दिया। 1/2/2018 को आपके जूनियर को लेवल 9 में प्रमोट कर दिया। तो आपको ये इम्यूनिटी दी गई है कि आप फोन सर्विस पे हो, तो ये आपका जो राइट था प्रमोशन का, ये नहीं छीना जाएगा आपसे, आपको भी प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है। जब आप वापस आओगे तो आप प्रमोशन लेवल 9 में ही ज्वाइन करोगे। आप गए तो थे लेवल 6 से, लेकिन जब फोन सर्विस से वापस आओगे तो आप लेवल 9 पे ही ज्वाइन करोगे, और जिस दिन से आपके जूनियर ने ज्वाइन किया था उस दिन से आपको भी प्रमोटेड मान लिया जाएगा, और आपको इंक्रीमेंट भी मिलते रहेंगे। आप 4 साल बाद अगर आओगे तो 4 इंक्रीमेंट मिलके आपको मिलेंगे उस पोस्ट पे। ठीक है, ये आपको बेनिफिट मिलेगा। इसे बोलते हैं परफॉर्मा प्रमोशन। और नेक्स्ट बिलो रूल होता है, एक नेक्स्ट बिलो रूल।
उसके अंडर प्रमोशन परफॉर्मा प्रमोशन मिलता है। इसके लिए हम सेपरेटली कभी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप ये मान लीजिए परफॉर्मा प्रमोशन इज इक्वल टू इज सेम एज नॉर्मल प्रमोशन, ठीक है। तो अगर आप फोन सर्विस पे नहीं जाते तो आपकी पे क्या होती, ये हमें डिस्कस करना है। तो अगर आप फोन सर्विस पे नहीं जाते तो आपको प्रमोशन मिलता, एक तो 2018 को प्रमोशन मिलता। आपकी पे कितनी होती है यहाँ पे, 44,900 को इंक्रीमेंट देंगे 46,200, तो मिनिमम पे ही फिक्स हो जाएगी 53,100। और आप फरवरी में अगर आप पे फिक्स करा रहे हो तो जुलाई में आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, 1/1/19 को इंक्रीमेंट मिलेगा, तो आपकी पे हो जाएगी 54,700। तो इस पीरियड के दौरान आपकी पे हमने फिक्स कर दी, ये आपकी लेवल 6 के पेरेंट कैडर की पे है। फोन सर्विस की पे की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के मामले में, ठीक है। हो गया। अभी हम चेक करते हैं कि कैलकुलेट कैसे होगा। ये आप ध्यान रखिए, हमने पे यहाँ पे फिक्स की है, इसका आगे रोल आएगा। ये एक एग्जांपल है, तो देखते हैं कि इसकी पे फिक्स कैसे होगी। एक नॉर्मल तरीका क्या है, आप 1,417 से आपने पे फिक्स तो कर ही ली थी अप्रैल 17 में। बेसिक पे थी 43,600, डीए था उस टाइम पे 4%। तो बेसिक पे प्लस डीए करके आपकी पे हो जाएगी 45,344। कंट्रीब्यूशन उस टाइम पे 14% होता है, क्योंकि 1 अप्रैल 2019 को जाके 18% होगा, तब तक आपका कंट्रीब्यूशन 14% ही रहेगा, ठीक है। तो राउंड ऑफ करके आपका मंथली कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 46348, ठीक है। अगर आप डे टू डे कैलकुलेट करते, हर मंथली कैलकुलेट करते हो तो कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। मई में आपको पता है आपकी पे इतनी है, डीए इतना है, बेसिक पे इतना है, सेम रहेगा। जुलाई 17 में आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, ठीक है। डीए भी चेंज हो रहा है उस टाइम पे, बेसिक पे करेंगे 14% करेंगे, इतना आ जाएगा, और लास्ट में जाके हम इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। अक्टूबर में ये लीव पे था, पूरा अक्टूबर लीव पे था, तो जिस दिन पूरा महीना ही लीव पे है तो कंट्रीब्यूशन जीरो है। अप्रैल पे केवल ये 15 डेज का इसने काम किया था, और बाकी 15 डेज ये लीव पे था, तो 15 दिन का ही यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। पूरा मई छुट्टी पे था तो मई का जीरो हो जाएगा। अगस्त 30 अगस्त को ये वापस आ गया था, तो अगस्त के 30 दिन का ही कंट्रीब्यूशन करेंगे, ना कि 31 दिन का। तो 30 दिन का ये हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, और ये पूरा जोड़ लेंगे और ये हमारा अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। एक तो हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हर मंथ का इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे और लास्ट में जोड़ देंगे। प्रैक्टिकली होता भी ऐसे है। अगर प्रैक्टिकली अगर आप कोई डेपुटेशन पे जाता है तो उसका जो पेरेंट डिपार्टमेंट है वो ऐसे ही कैलकुलेट करता है, हर मंथ का कैलकुलेट करके रखता है, और साल के एंड में फाइनेंशियल ईयर जैसे ही खत्म होता है वो अपना एक डिमांड बना के भेज देता है कि भाई मुझे इतना पैसा आप दो, ठीक है। लेकिन अगर हम एग्जाम के क्वेश्चन की बात करें, उसमें अगर हम इतनी एंट्रीज करने बैठेंगे तो गलती होने के चांसेस भी हैं वहाँ पे, और टाइम भी बहुत लगेगा। तो उसके लिए हम देखते हैं कि इजी वे में हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम पीरियड ऑफ फोन सर्विस देखेंगे 1 अप्रैल 2017 से 30/8/2019, ठीक है। ये एक्टिव पीरियड बोला जाएगा क्योंकि हमें कंट्रीब्यूशन तो इसी पीरियड का मिलना है, इससे पहले इसके बाद का नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, उसको नोट करेंगे और फिर एक उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो डेट्स हमें कौन कौन सी देखनी है, एक इंपॉर्टेंट डेट होती है जिस दिन आप जा रहे हो, यानी कि 1/4/17 इंपॉर्टेंट डेट है। उसके बाद जब जब आपकी पेमेंट चेंज हो रहा है वो डेट हम नोट करेंगे, जब जब डीए में चेंज आ रहा है वो डेट नोट करेंगे, और रेट ऑफ मंथली कंट्रीब्यूशन में जो भी चेंज आ रहा है वो नोट करेंगे, ठीक है। तो 1/4/17 इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि यहाँ से हमारा कंट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है। उसके बाद चेंज इन पे कब कब होगा, आपका डीएनआई 1/7/17 था, तो 1/7/17 को चेंज होगा। फिर 1/7/18 को चेंज होना था, लेकिन उससे पहले आपको 1/2/2018 को प्रमोशन मिल गया, तो प्रमोशन पे भी पे चेंज हो जाएगी। 1/2/2018 के बाद आपका डीएनआई होगा 1/1/19, तो 1/1/19 को भी आपकी पे चेंज हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसने ऑप्ट किया था कि मेरे को 1/2/2018 से ही पे फिक्स करानी है, तो ये आपकी डेट आ गई चेंज इन पे की डेट, ठीक है। 1/1/20 को भी चेंज होगी, लेकिन उससे पहले हमारा टेन्योर फोन सर्विस का टेन्योर खत्म हो जाता है, तो वो हमारे मतलब की नहीं है। अब चेंज इन डीए देखेंगे हम कब कब हो रहा है। डीए तो साल में 2 बार होता है, अप्रैल 17 के बाद होगा जुलाई 17 में, और फिर जनवरी 18 और जुलाई 18, जनवरी 19 और जुलाई 19, ठीक है। चेंज इन डीए देख लिया। अब चेंज इन रेट ऑफ मंथली कंट्रीब्यूशन, अगर 1/1/2016 से पहले की बात होती तो हम हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग जॉब हो जाती, इसके लिए काफ़ी टफ टास्क हो जाता है ये देखने के लिए कि कब कब चेंज हो रहा है, क्योंकि ये हर साल चेंज होता है, तो उसके लिए पूरी एक टेबल अलग से बनती। लेकिन अभी अमेंडमेंट आ चुका है, केवल दो ही डेट है, 14% और 18%। तो चेंज कब हो रहा है, 1/4/2019 से चेंज हो रहा है। 18% हो गई थी डेट हमारी, रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन 18% हो गया था 1/4/2019 से, और उससे पहले का 14% मानेंगे दिया हुआ है इसको, ठीक है। तो ये हमारी डेट्स होगी, इसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख लेंगे, ठीक है।
रेट्स को रिपीट नहीं करेंगे, ये भी रेट सेम है, ये भी डेट सेम है, तो उनको रिपीट नहीं करेंगे। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखेंगे 1/4/17, 1/7/17, 1/1/18, 1/2/18, ये हमने लिख दिया। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने ये लिख दिया। हमने पे फिक्स तो की थी पहले जब ये डेपुटेशन पे गया था। अगर डेपुटेशन पे नहीं जाता तो इसकी पे क्या होती है, हमने पे फिक्स करी थी पहले। ठीक है, इसका है। अब देखिए इन्हीं डेट्स को इसकी पे क्या क्या होगी। 1/17 को 43,600 है, 1/17 को 44,900, फिर 1/1/18 को तो 44,900 रहेगी, क्योंकि फिर 1/2/2018 को चेंज हो रही है 53,100, और 1/1/19 को फिर चेंज होगी 54,700, वो 54,700 ही रहेगी यहाँ पे। ठीक है, 1/1/19 के बाद 1/1/20 को चेंज होनी थी तो वो नहीं हो रही, तो ये हमारी पे आ गई बेसिक पे। ठीक है, बेसिक पे लिख दिया हमने। अब इन डेट्स पे डीए क्या थे हमारे, क्योंकि बेसिक पे प्लस डीए का इंपॉर्टेंट रोल है, उसी के बेस पे हम पेंशन कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं, तो डीए हमें पता होना चाहिए। तो अप्रैल को डीए था 4%, जुलाई को 5%, और ये हम यहाँ पे डीए लिख देंगे। जो जो 11 डीएस हमें पता है इस डेट को, डीजे डीए ये थे। ठीक, अब रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन 1/4/19 को चेंज हुआ था, उससे पहले 14% का रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन था। ये पे है, ये डी है, और इतना परसेंट कंट्रीब्यूट करना है हमें। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो पे है ये जो पे है सिमिलर चीज कितने मंथ तक रह रही है। 43,600 पे 4% डीए है, ये कितने महीने हैं, देखो अप्रैल मई जून, 3 महीने के लिए है। अब हम मंथ्स निकालेंगे, 3 महीने के लिए ये चीजें पैरामीटर सेम है, अप्रैल मई जून, फिर जाके जुलाई में चेंज हो रहा है पैरामीटर, पे भी चेंज हो रही है, डीए भी चेंज हो रहा है। इनमें से कोई भी एक पैरामीटर चेंज होगा तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी, इसलिए हमने ये डेट्स पहले ही कैलकुलेट कर ली कि कहाँ कहाँ पैरामीटर चेंज हो रहे हैं। अब ठीक है, तो इसमें ये मंथ निकालने में कुछ नहीं करना, 7 में से 4 घटाना है, 3 आ गया। अब ये एक है, मतलब 12 यहाँ से लेगा, 12 और 1 13, 13 में से 7 गए 6, 2 में से 1 गया 1, 7 में से 2 गए 5, 13 में से 7 गए 6। ठीक है, ये 13 क्यों बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि 12 महीने के बाद 12 महीने जुड़ेंगे ना यहाँ से, इनमें से एक उधार लेगा ये यहाँ पे, क्योंकि 1 में से 7 तो घट नहीं सकता, तो यहाँ से 12 उधार लेगा। 13 में से 7 गए 6, 4 में से 1 गया 3, और 7 में से 4 गया 3। ठीक है, और यहाँ पे हो गया 1 महीना जुलाई का और 30 दिन अगस्त के। ये चीज़ क्या है, -1 -2 मैं अभी आपको बताऊंगा, उसके लिए आपको एक चीज़ दिखाऊंगा। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था यहाँ पे कि जब ये फॉरेन सर्विस में होता है तो इसने 31 दिन की लीव ली है, 1 अक्टूबर 2017 से 31 दिन की लीव ली है, और कम्यूटेड लीव ली है 16 अप्रैल से लेके 46 दिन की उसने लीव ली है। लीव का टेन्योर क्या क्या हो गया, अक्टूबर तो पूरा चला गया, 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 32 दिन की लीव थी, और 16 अप्रैल से 46 दिन की लीव थी, यानी कि 15 दिन इसके हो गए और 31 दिन इसके हो गए, ये हो गए 46 दिन। ठीक है, अब देखिए अक्टूबर अक्टूबर का महीना कहाँ आ रहा है, ये पहला जुलाई 17 से लेके जनवरी 18 के बीच में 5 महीने 6 महीने थे, उसमें 1 महीना अक्टूबर का भी था। लेकिन फॉरेन एम्प्लॉयर क्या बोलता है कि जब भी आपका बंदा छुट्टी पे रहेगा उस महीने की मैं आपको कंट्रीब्यूशन नहीं दूंगा, तो ये पूरा महीना ये छुट्टी पे था, तो 1 महीना हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। देखिए यहाँ पे महीने कौन कौन से थे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 6 महीने थे। अक्टूबर के महीने पे छुट्टी पे था, तो अक्टूबर के महीने को माइनस कर दें यहाँ पे -1। ठीक है, अब बात करते हैं ये अप्रैल और मई। अब ऐसे में किसी भी महीने में अगर एक भी छुट्टी ले लेगा तो पूरा महीना तो रहा नहीं, तो कंप्लीट मंथ तो नहीं रहा ना वो, तो पूरा कंप्लीट मंथ ही माइनस कर देंगे, उसमें जितना दिन काम किया था वो दिन अलग से लिख देंगे हम उसमें। ठीक है, अब इस दौरान देखिए आप 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक छुट्टी पे था, और मई तो पूरा ही छुट्टी पे था, तो अप्रैल और मई के 2 महीने माइनस करेंगे। ठीक है, अप्रैल और मई, अगर अप्रैल में किसी भी महीने में एक भी दिन की छुट्टी ले लेगा तो वो एक कंप्लीट मंथ नहीं रहा, तो उस मंथ को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो पूरा ही माइनस करना पड़ेगा। तो अप्रैल और मई 2 मंथ हैं, दोनों यहाँ से माइनस कर देंगे 5 - 2। ठीक है, प्लस में अगर छुट्टे दिन कुछ हैं उसने काम किए हैं उस मंथ्स में, वो हम कैलकुलेट करेंगे। मई में तो एक भी दिन काम नहीं किया, तो कोई बात नहीं, जीरो हो गया। अप्रैल में उसने 15 दिन काम किया है, 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक उसने काम किया है। अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, तो उसने कितना काम किया, 15/30 मंथ, यानी कि आधा महीना काम किया। इन शॉर्ट बात करें तो कितना हो गया, 3.5 महीना काम किया उसने, 1 फरवरी से 30 जून के बीच में। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 महीने थे, मई का निकल गया, अप्रैल का भी निकल गया, और अप्रैल के 15 दिन हमने इसमें ऐड कर दिया, तो ये यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा इजी वे में, 2 महीना। ठीक है, ऐसे ही फिर हम साथ के 6 महीने, 3 महीने, 3 महीना। अब बात करते हैं, देखो जुलाई का तो पूरा महीना, एक मंथ पूरा है, प्लस अगस्त के केवल 30 दिन है,
230/31 लिखेंगे, क्योंकि अगस्त में 31 दिन होते थे, इसलिए बटे में 31 दिन हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि इसमें अगर हम मंथली कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे तो 30 दिन का ही कैलकुलेट करेंगे। आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना होता है ये, तो देखेंगे अमाउंट कैसे आएगी। अब कैलकुलेट कैसे करते हैं हम, बेसिक पे 43,600, डी ए कितना है 4% आ जाएगा इसका 1744, तो हमारी पे कितनी होगी फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए 45344 पे होगी हमारी। तो मंथली कंट्रीब्यूशन क्या होगा इस पे का 14%, जो आएगा 6348.16, राउंड ऑफ करेंगे 6348, ठीक है। ये कंट्रीब्यूशन एक महीने का है, कितने महीने हैं 3 महीने, तो 3 महीने का कितना आ जाएगा 19,044, ये आ गया आपका 3 महीने का कंट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, पे चेंज हो गया आपकी 44,900, डीए भी चेंज हो गया 5% डीए, 2245 दोनों को जोड़ेंगे 47, 145, इसका कितना परसेंट लेंगे 14% लेंगे, तो 6600 आ जाएगा राउंड ऑफ करके। कितने महीने के लिए 6 से गया 5 महीने के लिए, तो 5 से गुना कर देंगे, ये आ गया अपना 33,000 का कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब 1/18 में पे तो चेंज नहीं हो रही, लेकिन डीए चेंज हो रहा है, ठीक है। पे कितना है 44,900, डीए कितना है 7%, तो ये पे बढ़ जाएगी आपकी। इसका कितना परसेंट लेंगे हम 14% कंट्रीब्यूशन लेंगे, और कितने महीने के लिए 1 महीने के लिए, तो 1 महीने का आ गया 6726। अब ये ध्यान से देखना आप, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। बेसिक पे कितना है 53,100, डीए कितना है 7%, 7% हो गया, तो पे आपकी होगी 56,817। कंट्रीब्यूशन कितना है 14%, तो 1 महीने का कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, मंथली कंट्रीब्यूशन आ गया आपका 7954 राउंड ऑफ करके, ठीक है। अब देखो कंप्लीटेड मंथ कितने हैं, 5 में से दोगे 3 महीने तो पूरे पूरे हैं, तो 3 महीने का कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 23,862 आ गया, ठीक है 3 महीने का। बाकी 15 दिन ये अप्रैल के थे, तो अप्रैल के 15 दिन कैसे निकालेंगे हम, 7954 ये 1 महीने का है, अप्रैल के महीने में 30 दिन होते हैं, तो गुना में 15 भाग में 30, अगर ये मई होता तो बटे में 31 होता, जून होता तो बटे में 30 होता, यानी कि महीने में जितने दिन होंगे उससे भाग करना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया 3977। तो इस टेन्योर में कितना कंट्रीब्यूशन गया उसका 23862 एंड 3977, इनको जोड़ेंगे ये हमारा कंट्रीब्यूशन आएगा 2789, ये प्लस ये। सिमिलरली हम ये सब निकालते रहेंगे, ठीक है। अब आपको पता चलेगा कैसे निकालना है। अब यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, वही 1 महीना तो पूरा पूरा है, पे कितनी है 54700, डीए कितना है 17%, इसका पे आ गई ये। इस केस में अभी क्या है, यहाँ पे इन दोनों केस में क्या था कंट्रीब्यूशन 18% था, तो इसका 18% निकालेंगे, तो ये आएगा डबल 194, राउंड ऑफ करेंगे 20, ठीक है। एक कंप्लीट मंथ एक है, तो इसको 1 से गुना करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 11520 आ गया हमारा 1 मंथ का कंट्रीब्यूशन। और अगस्त में कितने 30 दिन काम किया था, अगस्त में 31 दिन होते हैं, तो 11520 गुना में 30 बटे में 31, 30 दिन का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 11148। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, तो ये आ गया आपका कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ गया आपका, पूरी सर्विस फोन सर्विस का कंट्रीब्यूशन है 216710, यहाँ पे भी इतना ही आया था 216710, और ये भी सेम है 216710, ठीक है। तो अगर आप प्रैक्टिकली कैलकुलेट करना चाहते हो तो ये ज़्यादा इजी रहेगा, आपको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं मंथली, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। एक्सेल में फॉर्मूलाज भी लगा सकते हो आप, मंथ टू मंथ कैलकुलेट करने में इजी रहता है, प्रैक्टिकली होता भी यही है। लेकिन इस केस में अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अगर, तो हम वो शीट नहीं बना सकते हर मंथ की, उस केस में ये वाला मेथड इजी रहेगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ये काफ़ी इजी रहेगा। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा पेंशन कंट्रीब्यूशन। लीव सैलरी का कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।